हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 2 की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये क्लास 2 है और जहां तक आपने क्लास 1 की बात करें तो आप देख चुके होंगे, आई होप सो। और वहां पर आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम इफेक्टिवली तरीके से पिक्चर्स की हेल्प से, सेंटेंस की हेल्प से हम किसी भी वर्ड को सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी क्लास की, जहां पर हम फिर से सीखने वाले हैं एक साथ मिलके वोकैबुलरी, और जहां पर हम सीखेंगे धीरे धीरे इंग्लिश पे कमांड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्या, मोस्ट रिलेवेंट OWS फॉर SSC एग्जाम, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट SSC एग्जाम में वर्ड्स आते हैं उनको हम पढ़ रहे थे। प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी को हम टारगेट कर रहे हैं। जो प्रीवियसली आस्क्ड यानी कि जो पहले पूछी जा चुकी है उस वोकैबुलरी को हम टारगेट कर रहे हैं। तो आपका इसी के क्रम में पहला वर्ड है दोस्तों एलेजी। द फर्स्ट वर्ड इज एलेजी। मीनिंग देखिए दोस्तों, एलेजी का मतलब होता है शोक गीत, यानी कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पोयम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस। एक ऐसी पोयम, एक ऐसा गीत जो सैडनेस को एक्सप्रेस करे, जो सैडनेस को दिखाए, स्पेशली फॉर समवन हु हैज डाइड। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके लिए सैडनेस वाली एक पोयम और एक सॉन्ग अगर कोई कंपोज करे तो उसको एलेजी बोलते हैं, अगर कोई गाए तो उसको एलेजी बोलते हैं। आप समझ गए ना। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है और ये यहाँ पर एक गीत या पोयम गा रहे हैं उस महिला के लिए, क्योंकि या तो उनके किसी बिलोंगिंग की डेथ हो चुकी है, या हस्बैंड हो सकता है, या कोई और। तो ऐसा गीत जो किसी के मृत्यु होने के बाद गाया जाए उसको हम एलेजी बोलते हैं। पोयम भी हो सकती है, गीत भी हो सकता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स है। फ्यूनरल सॉन्ग, दोस्तों फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार, उसको हम अंतिम संस्कार का गीत बोल सकते हैं, फ्यूनरल सॉन्ग। हालांकि इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन आप अगर बाहर यूरोप के कंट्री में देखो, क्रिश्चियंस ऐसा करते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर वे एलेजी यानी कि शोक गीत गाते हैं। सैड सॉन्ग बोल सकते हैं। और लेमेंट, लेमेंट इज वन ऑफ द सिनोनिम ऑफ एलेजी। ये इसका एक एलेजी का एक सिनोनिम्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, द पोएट कंपोज्ड ए हार्टफेल्ट एलेजी टू ऑनर द मेमोरी ऑफ हर लेट ग्रैंडमदर। जो पोएट है, कवि है, उसने एक कंपोज की है हार्टफेल्ट एलेजी। हार्टफेल्ट एलेजी का मतलब होता है कि दुख से भरा एक गीत, शोक गीत उन्होंने कंपोज किया है, यानी कि लिखा है। किसके ऑनर में, किसके सम्मान में, मेमोरी ऑफ हर लेट ग्रैंड मदर, अपनी लेट ग्रैंड मदर के सम्मान में उन्होंने एक क्या लिखी है, एलेजी लिखी है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम के आगे लेट लगा दिया जाता है, इंग्लिश में ऐसा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, अगर हम कंपोज की बात करें, कंपोज देखिए दोस्तों, कोई भी पोयम हो या कोई भी सॉन्ग हो, उसको कंपोज किया जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन उसको लिखने के जो इंग्लिश में इसको हम कंपोज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कोई पोयम हो या कोई सॉन्ग अगर इसको लिखना है तो आप बोलिए कि आई एम कंपोजिंग अ सॉन्ग, आई एम कंपोजिंग अ पोयम। उसको ये मत लिखिए आई एम राइटिंग ए पोयम, आई एम राइटिंग अ सॉन्ग, ऐसा मत बोलिए। आपको बोलना क्या है, आई एम कंपोजिंग अ सॉन्ग और आई एम कंपोजिंग अ पोयम। दिस इज द करेक्ट वे टू टेल टू समबडी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा एपिलॉग। क्या वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा एपिलॉग। बहुत खूबसूरत वर्ड है, अक्सर द हिंदू न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों आपने बुक्स खोली है कभी, मतलब आई होप सो खोली होगी मजाक कर रहा हूँ। जब हम बुक्स खोलते हैं और उसके लास्ट वाले पन्ने पे जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में, तो वहाँ पे लिखा होता है एपिलॉग। सब बुक्स में नहीं होता, खासकर नॉवेल्स में होता है। तो एपिलॉग लास्ट वाले पन्ने पर जो लिखा होता है उसको एपिलॉग बोलते हैं। उसके अंदर होता क्या है, देखिए, अ स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी किसी नाटक के एंड में जो स्पीच हो, या किसी किताब के अंत में, बुक के एंड में कोई स्पीच हो, और फिल्म मूवी यानी किसी फिल्म के एंड में जो स्पीच लिखी आती है उसको हम एपिलॉग बोलते हैं। यानी कि नाटक, किताब और फिल्म के एंड में जो एक कंक्लूजन दिया जाता है उसको हम एपिलॉग बोलते हैं। समझ गए ना बात को। दैट कमेंट और एक्ट एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड, यानी कि उस कहानी में जो कुछ भी हुआ
उसका एक कंक्लूजन उस फिल्म के, उस नाटक के, उस किताब के एंड में दिया जाता है, उसी को ही हम एपिलॉग कहते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए, अभी बताइए कमेंट करके, बाद में कर दीजिएगा कोई बात नहीं। तो अब आप यहां पर एक देख रही हो किताब, इस किताब के अगर आप देखो तो ये पूरी किताब यहां पर देखिए, पूरी एंड में एक यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, यानी कि स्टोरी के एंड में जो कंक्लूजन दिया जाता है उसको हम एपिलॉग कहते हैं। दोस्तों आई होप सो यू अंडरस्टैंड। चलिए, बहुत खूबसूरती से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने शेयर नहीं किया ना दोस्तों तो इट विल बी लाइक डिमोटिवेटिंग और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अपने को इससे फर्क नहीं पड़ता, अपन काम करते रहेंगे, हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे। और ये एक सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है और मैं इसको एंड करूंगा जरूर, इसको मैं एंड तक लेके जाऊंगा। यहाँ पर हम वोकैबुलरी को टारगेट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। चाहे व्यूज 2 आए, 3 आए, 4 आए, लेकिन हिस्ट्री में ये ऐसी सीरीज में बना के चला जाऊंगा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कोई इस वीडियो को खोल के देखेगा तो वो बोलेगा कि हाँ, कोई बंदा था जो एक एक वर्ड का मीनिंग, उसकी फोटो, उसका एग्जाम्पल में क्या यूज होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, अगर ऐसी कोई वीडियो उसको देखनी होगी तो वो मुझे याद करेगा। ये मेरा अहंकार नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत है, मेरी रिसर्च है जो मैंने अब कमाई है मेहनत से, और मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों जरूर, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगी जहां पर इतनी डिटेल्स में किसी वर्ड्स को बताया जाता है। चलिए दोस्तों, यहां पर सिनोनिम देखिए, एपिलॉग का क्या सिनोनिम है? आफ्टर वर्ड। इसको हम आफ्टर वर्ड भी बोल देते हैं, यानी कि सब कुछ हो जाने के बाद जो लिखा जाता है, आफ्टर वर्ड्स, उसको हम कंक्लूजन बोल सकते हैं। अपेंडिक्स भी इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर एग्जांपल देखिए, द बुक एंडेड विद एन एपिलॉग दैट प्रोवाइड ए ब्रीफ अपडेट ऑन द मेन कैरेक्टर्स लाइफ आफ्टर द इवेंट ऑफ द स्टोरी। यानी कि स्टोरी के एंड में क्या किया गया है? बुक के एंड में एक एपिलॉग लिखा गया है, ठीक है। दैट प्रोवाइड ए ब्रीफ अपडेट, जो हमें एक ब्रीफ अपडेट देती है किसके बारे में? मेन कैरेक्टर्स लाइफ, यानी कि जो उस किताब का मेन कैरेक्टर है, जो मेन उसका एक अभिनय है, उसके बारे में क्या कर रखा? इवेंट स्टोरी, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। देखिए एपिटैप। दोस्तों एपिटैप क्या होता है बताइए मुझे, क्या होता है एपिटैप? तो दोस्तों एपिटैप एक ऐसी जगह जहां पर कब्र देखी आपने, कब्र के पीछे एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पे कुछ लिखा होता है, उसी को एपिटैप बोलते हैं। सिंपल है यार, सिंपल है मेरे भाई। तो एपिटैप क्या होता है? अगर किसी पत्थर पे कुछ लिखा होता है, यानी कि किसी की मृत्यु हो गई, उसको दफनाया गया, उसके सिरहाने पे एक जो पत्थर गड़ा होता है, उस पे जो लिखा होता है इंस्क्रिप्शन, पत्थर के अंदर जो खुदाई करके लिखा जाता है, उसी को ही एपिटैप कहते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन। दोस्तों इंस्क्रिप्शन होता है खुदाई से लिखा जाना, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, या लिखावट होना, पत्थरों पे जो लिखा होता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन। टॉम स्टोन यानी कि जो पत्थर शिला होती है उस पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा होता है उसी को हम एपिटैप बोलते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए यहां पर लिखा है वर्ड्स और पोएम दैट आर रिटन और सेड अबाउट ए डेड पर्सन, यानी कि कोई वर्ड लिखा हो या कोई पोएम लिखी हो, किसके बारे में? सेड अबाउट ए डेड पर्सन, जो किसी मृत व्यक्ति के बारे में जो वर्ड्स लिखे हो उसी को ही एपिटैप बोलते हैं। समझे हो बात को? पिक्चर देखिए, यहां पर देखिए, तो नाम है इनका मैन बेलन, और क्या लिखा है? मैन ऑफ 100 वॉइसेस, यानी मैन ऑफ 1000 वॉइसेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी हजारों आवाजें थी। बिलोव्ड हस्बैंड एंड फादर, यानी कि वो किसी के बहुत ही लव्ड हस्बैंड थे और फादर थे। ये जो चीज़ लिखी गई है इसी को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एपिटैप, ये जो लिखा गया है। समझ गए दोस्तों? एग्जांपल देखिए, देयर आर टॉम स्टोन एंड एपिटैप्स built into the church wall and the wall around the church and the cemetery. सिमेट्री होती है दोस्तों कब्र। सिमेट्री क्या होती है? कब्र होती है। तो सिमेट्री कब्र यानी कि जो एपिटैप्स है वो कहाँ? दीवार के चारों ओर बने हुए थे और कब्र के ऊपर बने हुए थे। समझ गए ना आप? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? बहुत बारीकी से देखना, एकदम बहुत बारीकी से देखना। किस चीज को? सफाई को। अगर कोई व्यक्ति सफाई बहुत बारीकी से करे
तो उसको हम फेस्टिडियस पर्सन बोल सकते हैं। यार यू आर सो फेस्टिडियस पर्सन, बहुत सफाई का ध्यान रखते हो, बहुत क्लीननेस पे, बहुत बारीकी पे ध्यान रखते हो। प्रिसाइज करना यानी कि बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना, उसको हम फेस्टिडियस बोलते हैं दोस्तों। यानी कि बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना, उसको फेस्टिडियस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये अंकल जी है, क्या कर रहे हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि यार इसके अंदर कुछ है तो नहीं, कोई कीड़ा मच्छर या कुछ है तो नहीं। तो ऐसे बहुत बारीकी से देखना, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस्टिडियस पर्सन बोलते हैं दोस्तों। देखिएगा बहुत लंबी डेफिनेशन लिखी है। क्यों लिखी है दोस्तों, इतनी लंबी डेफिनेशन लिखने का क्या जरूरत है। मैं एक वर्ड में भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखो, आप एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में वो यूज होता है, कैसे वो यूज होता है उसको समझो। क्या लिखा है, फेस्टिडियस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। देखो मैंने यहाँ पे भी सुना, एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखें, फेस्टिडियस इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स समवन हु इज एक्सेसिवली अटेंशन टू डिटेल, जो अटेंटिव हो डिटेल्स के, मतलब बहुत बारीकी से देखे, उसको हम फेस्टिडियस बोलते हैं। पर्टिकुलरली इन मैटर ऑफ क्लीननेस, यानी कि सफाई के मामले में जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखे, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस्टिडियस पर्सन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन एक्यूरेसी, इट रेफर टू इंडिविजुअल हु हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर थिंग्स टू बी डन परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, यानी कि जो चीज़ों को बहुत परफेक्टली करना चाहे, बहुत स्टैंडर्ड से करना चाहे, उसको फेस्टिडियस पर्सन बोलते हैं। और फेस्टिडियस पर्सन में बी ओवरली कंसर्न, यानी कि बहुत ओवरली कंसर्न होगा, बहुत ज़्यादा चिंता करेगा। विद प्रिसीजन, यानी कि बारीकी की चिंता करेगा कि बहुत बारीकी से काम किया जाए। एंड मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉलरेट, और वो उसको डिफिकल्ट होगा टॉलरेट करना, यानी बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना उसको बहुत डिफिकल्ट होगा। ओवरलुक इवन माइनर इम्परफेक्शन, यानी कि बहुत छोटी सी कमी को भी वो टॉलरेट नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फेस्टिडियस पर्सन बोलेंगे। दोस्तों आई होप सो कि इस तरह से आपको वोकैबुलरी पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, बस फटाफट आते हैं, वर्ड को धड़ाधड़ निकल जाते हैं और धड़ाधड़ भूल जाते हैं फिर। तो किसी वर्ड्स को अगर याद करना है ना, तो उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। कोई व्यक्ति आपको कब याद रखेगा, बताइए मुझे, जब आप उसके साथ वक्त बिताओगे, उसके साथ बैठोगे, उठोगे, खेलोगे, उसको समझोगे, उसके दिल की बात समझोगे, तभी तो। आजकल शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, बहुत तेज़ी से दुनिया चल रही है। 1 सेकंड में, मतलब यार 30 सेकंड में हंसा के दिखाओ ये दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है। हालांकि इतना भी क्या जल्दी मेरे भाई, आराम से पढ़ो। पढ़ना तो आराम से होता है ना, पढ़ने में क्या जल्दी, सीखने में क्या जल्दी, सीखो आराम से। तो इतना धीरे से आप पढ़ो ना, और इतना कंसेप्ट को क्लियर करो अपने, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर करोगे तो ही आगे कुछ कर पाओगे दोस्तों, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में ऐसे निकल जाओगे तो फिर वो जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल भी जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे कोट लिखी है, इसको पढ़िए। टाइम एंड डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। समय और मृत्यु इनएविटेबल होती है, यानी इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, अवश्य होने वाला, यानी कि जो होना ही होना है, जिसको होने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसी चीज को हम इनएविटेबल बोलते हैं। जैसे दोस्तों मृत्यु होनी होनी है, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु जो होती है वो अवश्य होगी, क्योंकि वो इनएविटेबल है, जो होनी ही होनी है। तो ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई घटना जिसको होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसी घटना को हम इनएविटेबल घटना बोलते हैं। दोस्तों समझ गए ना आप। जैसे कि टाइम देखो, टाइम गुजर रहा है, हर वक्त टाइम गुजरता है, इस पल भी टाइम गुजर रहा है, जिस पल आप ये वीडियो देखोगे तब भी टाइम गुजर रहा होगा। और समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकता। जिस तरह डेथ, मृत्यु आनी आनी है, उसी तरह समय और एज, उम्र भी बढ़ना जायज़ है। एज यानी उम्र, समय और मृत्यु, ये तीनों इनएविटेबल है, इनको कोई रोक नहीं सकता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ओलिगरेसी। दोस्तों ओलिगरेसी क्या होता है, कुलीन तंत्र। अब इसको पढ़ लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ थोड़े से लोग, प्रिविलेज इलाइट क्लास, यानी कि जो प्रिविलेज्ड होती है, यानी समृद्ध इलीट क्लास जो समृद्ध होती है और बहुत अमीर घराने के लोग होते हैं,
वेल्दी फैमिलीज यानी अमीर परिवार, इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर यानी कि बहुत बिजनेस लीडर होते हैं ना, किसी देश के बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर जो होते हैं, और ए डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, और कोई डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर को होल्ड करे, यानी कि कोई बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बिजनेस में बहुत आगे निकल चुके ऐसे लोग हैं, और जो प्रिविलेज्ड इलीट क्लास है, जो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध अमीर लोग अगर किसी देश की बागडोर संभाल ले, वहाँ की पावर को अपने हाथ में ले ले, तो ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं? ओलिग्रेसी बोलते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं। और दोस्तों क्रेसी कहीं पर भी ग्रेसी कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब सरकार से होगा, तंत्र से होगा, प्रशासन से होगा, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी होता है, प्रजातंत्र, तो डेमोक्रेसी यानी कि प्रजा के द्वारा की गई सरकार को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह ओलिग्रेसी क्या है? कुलीन तंत्र, यानी कि कुछ कुल के लोग अगर किसी देश की बागडोर संभाल ले तो उसको हम ओलिग्रेसी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। रशिया इज ऑफन साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री विद ओलिग्रेसी फीचर। रशिया को हमेशा फीचर किया जाता है किस तरह? ओलिग्रेसी की तरह। तो रशिया की जो गवर्नमेंट है वहां पर आप देखिए कि एक परिवार के द्वारा वहां पर बिजनेस किया जाता है, वो आपकी सरकार को अपने हैंड में रखा जाता है, यानी कि अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो इसलिए रशिया को हम ओलिग्रेसी बोल सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी बिजनेसमैन, जो वेल्दी बिजनेस अमीर बिजनेसमैन का एक छोटा सा ग्रुप है, इफेक्टिवली फॉर्म और ओलिग्रेसी मेकिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड कंट्रोल द इकोनॉमी। वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और वहाँ के डिसीजन लेते हैं। तो ओलिग्रेसी समझ गए, ऐसा क्लीन तंत्र जो सरकार बना के वहाँ पर कंट्रोल रखे, ऐसी सरकार को ओलिग्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्टिमिस्ट। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव सेंस है, एक पॉजिटिव वाइब्स है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आशावादी, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव हालात में कोई अगर अच्छा सोचने वाला व्यक्ति हो तो उसको हम ऑप्टिमिस्ट पर्सन बोल सकते हैं। यानी कि बहुत सारी मुसीबतें होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत होने के बाद भी कोई इंसान अगर मुस्कुराता रहे और सोचता रहे कि सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट पर्सन बोलेंगे, आशावादी व्यक्ति बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन, एक ऐसा व्यक्ति जो ये एक्सपेक्ट करेगा, ये आशा करेगा कि अच्छी चीज़ें मेरे साथ होगी, ऐसे व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट पर्सन बोल सकते हैं। टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, जो ये सोचेगा कि यार मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मेरी सफलता तय है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। और ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी नेगेटिव संसार में जहाँ पर लोग आपकी टांगे खींचते हैं, परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपका टांग खींचते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव होना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, ऑप्टिमिस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। क्योंकि दुख आपकी ज़िंदगी में होंगे, मेरी भी है, सबकी है, क्योंकि दुख सबके जीवन में होते हैं, लेकिन उनसे उभर के आपको आशावादी होना है, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, जहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ये बंदा है, ये सब सारे उदास हैं यहाँ पर, लेकिन ये खुश है। तो आप देखिए कि इतनी नेगेटिव होने के बाद भी इसके आसपास ये फिर भी खुश है, तो ये आशावादी है। तो इसके कुछ आप देखिए सिनोनिम भी है, जैसे पॉजिटिव थिंकर, ब्राइट साइडर, पॉलियाना आइडलिस्ट, होपफुल पर्सन, सनशाइनर, चेरी पर्सन, रोजी आउटलुक पर्सन, ग्लास हाफ फुल पर्सन, बिलीवर, अपलिफ्टर, एंथुजियास्ट, ड्रीमर, सेंग्विन पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन, ये सब इसके सिनोनिम में, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है पेनिशिया। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण। रामबाण क्या होता है दोस्तों? समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीज और सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी। कुछ ऐसी दवाई या कोई ऐसी वस्तु जो क्योर कर दे, यानी इलाज कर दे, किसका? सभी बीमारियों का, सभी प्रॉब्लम्स का जो निवारण कर दे और सभी मुश्किलों का जो सॉल्यूशन दे दे, ऐसी चीज को या ऐसी दवाई को हम पेनिशिया बोलते हैं। रामबाण यानी कि सब दिक्कतों को दूर करने वाला रामबाण जो होता है उसको हम पेनिशिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए मेडिसिन, इसको पेनिशिया बोला जा रहा है, यानी कि ये ऐसी दवाई है जो सब बीमारियों को ठीक कर देगा। हालांकि ऐसी दवाई नहीं बनी है अभी तक, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। साइंस इतना डेवलप हो जाएगा कि ऐसी दवाई डेवलप कर देगा जो ह्यूमन शरीर को परफेक्टली हेल्दी रखेगा, जो सारी बीमारियों को दूर रखेगा, जो हमारे इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करेगा, जिससे हमारी बीमारी भी नहीं लगेगी। तो ऐसी दवाई आ सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बियर, कुछ लोग बियर पीने के बाद सोचते हैं कि सब बीमारियों का हल हो गया। हालांकि ये टेम्परेरी इलाज होता है,
ये कोई इलाज नहीं होता है कि आप दारू पी लो, बियर पी लो, इससे दुख दर्द खत्म नहीं होते। बस कुछ समय के लिए वो भंड हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि दुनिया में गम ही कितना है, कुछ भी गम नहीं है। लेकिन फिर जब होश में आते हैं तो पता लगता है कि यार जो कमाया था वो भी चला गया और गम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए ना आप? तो आप देखिए हिंदी में, रोग तथा किसी संकट में परिस्थिति की सभी कठिनाइयों का निवारण जो करे उस दवाई को या उस चीज को हम पनीशिया बोलते हैं। क्या लिखा है? द पॉलिटिशियन प्रॉमिस दैट द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वुड बी ए पनीशिया फॉर ऑल द कंट्री फाइनेंशियल वोज। फाइनेंशियल वोज का मतलब होता है फाइनेंशियल, वित्तीय प्रॉब्लम या वित्तीय मुश्किल जो होती है देश में। पॉलिटिशियन बोलते हैं, पॉलिटिशियन ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वे इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आएंगे जो कि फाइनेंशियल वोज है, जो वित्तीय प्रॉब्लम्स है, वो उसका रामबाण देंगे। वुड बी ए पनीशिया फॉर द कंट्री, यानी कि हमारी जो पॉलिसी होगी, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो वित्तीय मुश्किलों को दूर करेगी, डिफिकल्टी को दूर करेगी और सोल्यूशन देगी। ठीक है ना? तो अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन काइंड की चिंता करे, यानी कि समवन हु मेक चैरिटी और डोनेशन। कोई ऐसा व्यक्ति जो चैरिटी दे, डोनेशन दे, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। ऐसा ही वर्ड हम स्लाइड नंबर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको ये फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड पढ़ाया था, याद करिए। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको दिया था, फिलैंथ्रोपिस्ट पढ़ाया था कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंसानों से प्यार करे, मोहब्बत करे, ऐसे लोग को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। उसका सिनोनिम है अल्ट्रुइस्ट। यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट का अगर आपको सिनोनिम कोई पूछने लगे तो आपको अल्ट्रुइस्ट बोल देना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। स्लाइड नंबर 7 में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपके। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प करे, दूसरों की सहायता करे, दूसरों को डोनेशन दे, ऐसे को हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं दोस्तों। एग्जांपल देखिए, अल्ट्रुइस्ट रेफर टू ए पर्सन हु हैज ए सेल्फलेस कंसर्न। सेल्फलेस मतलब जिसका स्वार्थी कंसर्न ना हो, जो स्वार्थी ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। वेलबींग एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर, जो दूसरों के वेलबींग के बारे में सोचे, दूसरों के अच्छे के बारे में, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचे, ऐसे व्यक्ति को हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। देखिए, रईस वर्ग कुलीन तंत्र, यानी कि रईस वर्ग के द्वारा कोई देश का तंत्र चलाना, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। हालांकि अभी हमने ओलिगरेसी वर्ड पढ़ा, उसका मीनिंग भी ये होता है कि कोई रईस वर्ग जो होता है अगर वो सरकार चलाने लगे तो उसको भी हम ओलिगरेसी बोलते हैं। लेकिन एरिस्टोक्रेसी और ओलिगरेसी कैसे डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंट है, ये हम जब देखेंगे, जब हम MCQ लगाएंगे वहां पर आप देखेंगे। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी रेफर टू ए सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेयर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रिविलेज इंडिविजुअल ऑफ नोबल और अपर क्लास बर्थ होल्ड पावर एंड एक्टिव। यानी कि कंट्री के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपर क्लास जो लोग होते हैं, वो अगर उस देश की पावर को होल्ड कर ले, उस देश पे कमांड कर ले, तो ऐसे ग्रुप को हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये किंग है, ये रानी है, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल है, ये बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं उस देश के। तो इन्होंने उस देश को क्या है ना, जो पावर है और जो वहाँ की सरकार है वो अपने अंडर कर लिया है। तो ऐसी सरकार को, ऐसे तंत्र को हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, हो गया। हाँ, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अभी आपकी क्लास 3 चलेगी। ठीक है, आई होप सो कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूं और यहाँ पर आपकी ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे शायद बहुत कम डाल रहे हैं, जहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू वर्ड्स को इतना अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप रियली में वोकैबुलरी पे कमांड करो। और एज यू नो कि इंग्लिश सीखने के क्रम में आपको वोकैबुलरी सबसे पहले मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। आई नो फर्स्ट आई बिल्ड माई वोकैबुलरी देन आई स्पीक इन इंग्लिश। पहले मैंने अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड किया, जब फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में बोल पा रहा हूँ। क्योंकि आप समझिए कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास वर्ड्स है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए। जब आपके पास वर्ड्स होते हैं अपने थॉट एक्सप्रेस करने के लिए, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाती है, फिर आप बोलने में झिझकते नहीं हो। तो सबसे पहला द वेरी बेसिक फंडामेंटल टू स्पीक इन इंग्लिश, टू बिल्ड वोकैबुलरी।
तो फोकस ऑन योर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करिए। सबसे पहले वोकैबुलरी बिल्ड करिए जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी, जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी हेल्प करेगी। और बाकी वर्ड्स अगर आपके पास है तो आप अपने विचार भी अपने प्रिय मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर शब्द नहीं हो गए तो बोलेंगे क्या, तो शब्द बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ये सीरीज़ पसंद आ रही है, इस सीरीज़ को हम लेके जाएंगे और ये चलती रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये चलती रहेगी। चाहे इसकी मेरे को 100 क्लास करनी हो या 150 करनी हो, ये चलती रहेगी। हम सारे वर्ड्स को कवर करेंगे। पहले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम वोकैबुलरी पे आएंगे। धीरे धीरे ग्रामर्स के रूल्स भी हम करना स्टार्ट करेंगे, दूसरी सीरीज चलाएंगे और ये क्रम चलता रहेगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, आज भले ही इस वीडियो पे व्यूवर्स जो बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में जब कोई मेरी वीडियो उठा के देखेगा तो बोलेगा कि हाँ कुछ मेहनत की गई है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये मैं फ्यूचर के बारे में सोच के बना रहा हूँ कि अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद या मेरे जाने के बाद मेरी वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगी और जो हमेशा हेल्प करती रहेगी लोगों की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।